हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्शन बढ़िया से कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट हमारी बारी है रिफ्रैक्शन की। तो शुरू करते हैं। तो जानते ही हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन किसका? ऑफ लाइट। इससे पहले पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन पढ़े, अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में क्या था? जो लाइट जा रही थी, जिस मीडियम से आ रही थी, एक सरफेस को टकरा के फिर वापस उसी मीडियम में आ रही थी, तो उसको हम बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, तीन फिनोमेना हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? लाइट जब आएगी या कोई भी चीज़ आएगी तो वो जब किसी सरफेस में टकराती है, हो सकता है उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। या हो सकता है कि वापस आ जाए, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। या हो सकता है कि उसमें ट्रांसमिट हो जाए, अंदर चलने लगे दूसरे मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो तीन फिनोमेना एग्जिस्ट कर सकता है: रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन। अभी हम 100% रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। दैट इज़ लाइट अपने मीडियम को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो लाइट का जो मीडियम का चेंज करना है वो इससे डिसाइड होगा कि लाइट की स्पीड बदली या नहीं बदली। अगर लाइट की स्पीड बदल रही है तो समझ जाइए ऑप्टिकली मीडियम चेंज हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वर्ड याद रखें, ऑप्टिकली। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं और उसके स्मेल में डिफरेंस आ रहा है, तो आपके गंध में अगर, स्मेल में अगर डिफरेंस आ रहा है तो गंध के हिसाब से आपका मीडियम चेंज हुआ। बट ऑप्टिकली मीडियम को चेंज होने के लिए ये ज़रूरी है कि लाइट की स्पीड बदले। तो लाइट का स्पीड का बदलना मेन फैक्टर है किसका? रिफ्रैक्शन के होने का। यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो बात ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप फास्ट हैं या स्लो हैं चलने के हिसाब से, तो आपका जो इंडेक्स है वो है स्पीड। क्या है? इंडेक्स है स्पीड। तो कोई भी चीज़ जब मेज़र करते हैं तो उसका एक इंडेक्स होता है। मतलब किसी चीज़ को जानने की जब कोशिश करते हैं, जैसे मुझे स्लोनेस या फास्टनेस को डिस्कस करना है, तो हमारा इंडेक्स है स्पीड। उसी तरीके से कितना रिफ्रैक्शन हुआ, कितना कम रिफ्रैक्शन हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, इसके लिए हमें एक इंडेक्स चाहिए, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा मेन मकसद है किसको समझना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो हमारा होता क्या है बेसिकली? मानते हैं ये हमारा एक सरफेस है, एक बाउंड्री है जो क्या करता है? दो मीडियम को बांटता है। एक मीडियम को हमने माना M1 मीडियम, दूसरा मीडियम को हमने माना M2 मीडियम। तो दो डिफरेंट मीडिया हैं और ये जो है सरफेस, ये दोनों मीडियम को बांटता है। हमने कहीं पे भी एक क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। लाइट की रेज इन्फिनाइट होंगी, मैं एक कहीं से रे लेके आया है ना, और ये आया, ये जो नॉर्मल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल जो इस इंसिडेंट रे के साथ, ये कौन सा रे है बोलिए? इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर ये कैसा सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो क्या करेगा? ये अपने लाइट को, मतलब जो लाइट आ रही है वो लाइट को दूसरे मीडियम में जाने देगा। इसमें कुछ बातें हैं और भी हैं, अगर वो डेंसर से रेयर में आएगा तो नहीं भी जा सकता है, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जाना चाहिए था सीधे, बट लाइट को क्या करेगा? वो या तो नॉर्मल के नज़दीक कर देगा या नॉर्मल के दूर कर देगा। अभी हम मानते हैं कि नॉर्मल के नज़दीक किया। ये जो एंगल ही आया, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो एंगल बना आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बोलिए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहीं पे अगर हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मल से दूर जाता तो कुछ और बात होती। अभी हम जो देखें, ये मीडियम 1, ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ये प्रैक्टिकल करके देख लिया गया है। एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया जा चुका है कि अगर एंगल आई ज़्यादा होता है आर से, इसका मतलब ऑप्टिकली, याद रहे बात, याद रखनी है, ऑप्टिकली किधर से किधर जा रहा है? रेयरर टू डेंसर। अगर जस्ट इसके ऑपोजिट हो कि आर आई से ज़्यादा हो, तो ये ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर में जा रहा है।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको कि मास के हिसाब से डेंसिटी कुछ और होगी और ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और होगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और होती है, वो किससे डिसाइड होता है? स्पीड से। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए स्पीड यहाँ पे कम है, सॉरी रेयरर में स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर में स्पीड कम होती है। याद रहे, डेंसर में स्पीड क्या होती है? लाइट की कम होती है, रेयरर में स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसका ख्याल रखें आप। तो जब स्पीड ज़्यादा, जब हम कंपेयर करें दो मीडियम को, जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी वो रेयरर मीडियम होगा, जिसमें स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा। ये मास के डेंसिटी के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है। क्या मतलब कोई अगर ज़्यादा मतलब घना है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी। ठीक है, तो लाइट के स्पीड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। ओके, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? लाइट की स्पीड जिस मीडियम में, अगर कंपेयर करें दो मीडिया को, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर होगा, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी वो रेयरर होगा। रेयरर मतलब आराम से जाने दे रहा है, मास की डेंसिटी के हिसाब से कंपेयर नहीं करते। मैं कोई एग्जांपल दे दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन अभी आप इतना जानें मास की डेंसिटी अलग है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। ठीक है, ऑप्टिकली उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। जस्ट इसके ऑपोजिट भी आप बात कर सकते हैं, जो मैंने कह दी बात है ना, कि अगर आई ज़्यादा हो आर से तो रेयरर से डेंसर, और आर अगर आई से ज़्यादा हो तो डेंसर से रेयरर। तो जब डेंसर से रेयरर होता है तो रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन होने का भी चांस होता है। वो हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। किसमें पढ़ेंगे? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? लाइट अपने स्पीड को चेंज करता है। तो बात ये है, मान लेते हैं मीडियम 1 से आया मीडियम 2 में, और लाइट मान लेते हैं कि नॉर्मली आ रहा है। कैसे आ रहा है? नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली आने से क्या होता है कि नॉर्मली ही चला जाता है। बस अगर स्पीड बढ़ी तो समझ जाइए रेयरर में गया, और स्पीड घट गई तो डेंसर में गया। तो एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो हमारा था ना, ये वाला ऐसे जा रहा था, सीधे जाना चाहिए था, ऐसे हो गया। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्लिक इंसिडेंस, OBLIQUE। और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। एक बात का ख्याल रखना है कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, ऑब्लिक इंसिडेंस में ही डायरेक्शन में चेंज आता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि ऑब्लिक इंसिडेंस में डायरेक्शन बदलता है, बट नॉर्मल इंसिडेंस में डायरेक्शन बदलता नहीं है। लेकिन दोनों ही केस में स्पीड का बदलना ज़रूरी है। किसका बदलना ज़रूरी है? स्पीड का बदलना ज़रूरी है। तो दोनों ही मतलब मेन है रिफ्रैक्शन में स्पीड का बदलना है। किसका बदलना? स्पीड अगर बदल गया तो समझ जाइए क्या चेंज हो गया? हमारा मीडियम चेंज हो गया। एक होगा रेयरर और एक होगा हमारा डेंसर। अब कितना चेंज होगा स्पीड, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने एक इंडेक्स लाया। उस इंडेक्स का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? बोलिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। कभी इसको म्यू बोलते हैं या कभी एन से डिसाइड, मतलब इसका जो सिंबल है कहीं पे एन लिखा जाता है और कहीं म्यू लिखा जाता है। ओके, तो सिंबल इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इस इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस इंडेक्स को समझने से पहले पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा वाला? एब्सोल्यूट वाला। देखिए, जो कंपेयर करेंगे जिस मीडियम से, उस मीडियम को अगर हम वैक्यूम लें या अप्रॉक्सीमेटली एयर लें, एयर वैक्यूम नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटली क्या है? वैक्यूम। एयर अप्रॉक्सीमेटली क्या है? वैक्यूम माना जाएगा। वैक्यूम का दूसरा नाम है फ्री स्पेस। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसको फ्री स्पेस ही बोले तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा क्या है? बाउंड्री है। ओके, और ये बाउंड्री है जो मान लेते हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 को मतलब इसको दो टुकड़ों में बांटता है, एक मीडियम 1 होगा और एक मीडियम 2 होगा। ओके, तो बात ये है कि मैं यहाँ पे क्या कर दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर लाइट नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली चली जाएगी। अगर नॉर्मली नहीं आके कैसे आई? मान लेते हैं ये ऑब्लिकली आई, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उतना अच्छा फिगर नहीं बनता हमारा, और ये नॉर्मल से क्या हो जाए? नज़दीक आ जाए हमारा। तो ये एंगल क्या बनाएगा? R। ठीक है, यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं जो मीडियम 1 है, इस मीडियम को अगर हम वैक्यूम कंसिडर करें, या वैक्यूम को हम क्या बोल सकते हैं? फ्री स्पेस।
यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम। लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा लाइट की स्पीड किसी में नहीं होती। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, और जहाँ पे लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम होगा। समझे? रेयर का मतलब लाइट की स्पीड ज़्यादा, और जहाँ सबसे ज़्यादा वो रेयरेस्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वैक्यूम या फ्री स्पेस है ये ऑप्टिकली रेयरेस्ट मीडियम है, इससे ज़्यादा रेयर कोई और मीडियम नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा स्पीड किसी भी मीडियम में लाइट की नहीं होती। और वैक्यूम होता क्या? जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और मानते हैं जो मीडियम 1 है उसको हमने m मान लिया, और मीडियम 2 को हम m मान लेते हैं, या ये वैक्यूम है बस, और एक वैक्यूम को मीडियम ही नहीं मानते, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये मीडियम है जिसमें कोई मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये वैक्यूम है। वैक्यूम से किसी मीडियम में लाइट आई, वैक्यूम से सब मीडियम, मतलब कोई मीडियम है, फिजिकल मीडियम है, और जहाँ मीडियम है ही नहीं उसी मीडियम को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होता है? मैक्सिमम। जो भी आप मीडियम लें, चाहे वो एयर ही लें, ग्लास लें, पानी लें, तो वहाँ पे जो लाइट की स्पीड होगी थोड़ी सी घट जाएगी। यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, इसको सी से डिनोट करते हैं। सी का वैल्यू कितना होता है? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये मैक्सिमम स्पीड है, नेचर का लिमिट है, ये अप्रॉक्सीमेशन है और ये ओरिजिनल है, ठीक है। अभी जो लाइट की स्पीड यहाँ पे इतनी है, और मान लेते हैं लाइट की स्पीड इस मीडियम में, लाइट्स स्पीड यहाँ पे हम कंसीडर किए v, ठीक है। तो अब दोनों को अगर कंपेयर करें, ये c है और ये v है, इन दोनों का रेशियो, लाइट की स्पीड वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम। ये क्या होता है? इसी को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? ये हमारा क्या? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। किसका? जिस में लाइट की स्पीड नीचे आप लिए v, तो ये v जो हमारा होगा ना, जो नीचे है उस मीडियम को हम कंसीडर करेंगे कि उसका, किसका? एक मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो किसी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो होता क्या है? लाइट की स्पीड वैक्यूम में बटे लाइट की स्पीड उस मीडियम में। और सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड कहाँ पे होती है? वैक्यूम में, दैट इज़ ऊपर ज़्यादा नीचे कम। तो c किससे ज़्यादा? v से ज़्यादा। तो c/v किससे ज़्यादा? 1 से ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा वाला? एब्सोल्यूट वाला, किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। इसी को हम बस म्यू भी लिखते हैं ऑफ सम मीडियम। ये हमेशा किससे बड़ा होगा? 1 से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। याद रहेगा, मैं बात कर रहा हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। कोई एब्सोल्यूट होता नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ समझाया गया है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, दोनों ही तो स्पीड है ना। तो मीटर पर सेकंड पर मीटर पर सेकंड ऐसा लिखें, या ये कट के क्या हो जाएगा? 1। इसी को हम बोलते हैं यूनिट लेस, और ये डायमेंशन लेस भी होगा। ओके, तो बिजली का हमारा इशू हो रहा है, बार बार बिजली जाती है आती है तो परेशानी हो रही है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात समझ गए आप। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? जिसका आप निकालेंगे, जिस मीडियम का, उस मीडियम में लाइट की स्पीड नीचे होगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उस मीडियम में लाइट की स्पीड ऊपर होगी। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का आप लेंगे उसमें लाइट की स्पीड नीचे होगी, मतलब डिनोमिनेटर में होगी, और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे उस मीडियम में लाइट की स्पीड ऊपर होगी, यहाँ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो मिटा दूं? बहुत अच्छा। तो जिस मीडियम का निकालेंगे उस मीडियम में लाइट की स्पीड नीचे लिखेंगे आप, और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में लेंगे उस मीडियम में लाइट की स्पीड आप कहाँ लेंगे? ऊपर लेंगे। तो ये आप ध्यान में हमेशा रखा करें। ओके, तो अगर हम बात करें वाटर की, है ना, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला है ना, वो दिया हुआ 1.33। इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है,
जो कि शायद 4/3 होगा, देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में बटे लाइट की स्पीड कहाँ पे, वाटर में। वैक्यूम के लिए हम सी इस्तेमाल, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट की स्पीड वैक्यूम के लिए हम सी इस्तेमाल किए जो कि मैक्सिमम होती है, और लाइट की स्पीड वाटर में ये कितना हो गया, 4/3। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू 4/3 इंटू VW, या हम कहेंगे C इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.33 टाइम्स VW। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये जान लिए कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट वाला, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1.33 है, इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड में जो वैक्यूम में होगी वो वाटर की स्पीड जितनी होगी लाइट की, वाटर में जो लाइट की स्पीड होगी उससे कितना टाइम्स होगा, 1.33 टाइम्स। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 क्या कहता है, इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33। दिस मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1.33 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। या आप कह सकते हैं कि जो इसको भी अगर लिख सकते हैं VW इज इक्वल टू 3C/4। हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब यहाँ कम हो जाएगा, 3/4 टाइम्स कर रहे हैं ना, 1 से कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और कम हो जाता है। तो ये बात हुई। इसी तरीके से दिया हुआ है ग्लास का 1.5, ग्लास का क्या दिया हुआ है 1.5। इसका मतलब है म्यू ग्लास वैक्यूम के लिए 1.5 है, यही 3/2 आएगा। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3/2, या कहेंगे C बराबर 1.5 इंटू VG। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 यह बताता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन जो ग्लास से होगी वो 1.5 टाइम्स। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। या आप कह सकते हैं ऐसा भी कि ये 2C/2/3C या VG इज इक्वल टू 2/3C। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा। या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2/3 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो ये बात है। इसी तरह डायमंड का समझ सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, डायमंड का क्या है 2.42, तो 2.42 टाइम्स हो जाएगा किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। या उल्टा कहेंगे तो 1/2.42 टाइम्स हो जाएगा उल्टी तरफ से। ठीक, तो ये सारी बातें। अब कुछ लॉज हैं, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ। इतनी सारी बातें आप समझ गए। तो बात क्या है, अब अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा और आगे जाके, मान लेते हैं कि ये हमारा मीडियम 1 है, वही सेम बात हम करते जाएंगे। यहाँ पे स्पीड है मान लेते हैं V1 और यहाँ पे स्पीड है V2। ठीक, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, इसको μ1 मान लेते हैं, इसको μ2। अब समझ ही रहे होंगे, μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा उसको हम λ1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे λ2। आपको पता होना चाहिए जब कोई मीडियम चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, तो वेवलेंथ तो चेंज होता है। अगर याद नहीं हो तो मैं बता दूँ, ये कुछ वेव टाइप का कुछ देखे होंगे आप, यहाँ से यहाँ तक मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जो डिस्टेंस कवर करता है वेव। इसमें जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, वेवलेंथ बटे टाइम पीरियड, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन। ये होगा λ इंटू 1/t। टी टाइम में एक चक्कर, तो एक में कितना होगा 1/t चक्कर। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया 1/t। इसका यूनिट होगा 1/सेकंड, सेकंड पे पावर -1, इसको हम हर्ट्ज़ कहते हैं। ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो स्पीड का फार्मूला हो गया वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ गए आप। तो स्पीड का फार्मूला वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है किसको, कलर को। किसको, कलर को। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो कलर कभी चेंज नहीं होगा, एक बार जो कलर आ गया वो कलर रहेगा, सोर्स अगर नहीं बदल रहा है तो। ठीक है, अब इतना समझाने कि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रहा है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रहा है, और वेवलेंथ चेंज हो रहा है। लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ पे एफ है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी एफ है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा है, मतलब कलर नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, कलर नहीं बदलेगा। तो हम अगर ये बात कहें
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये क्या होगा c/v1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बट स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। μ2 क्या हो जाएगा, ये होगा c/v2। तो इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो μ2/μ1 क्या हो जाएगा, c/v2 बटे c/v1। c ख़त्म तो क्या हो जाएगा, μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो गया हमारा v1/v2, या इसको देखिए जिसके रिस्पेक्ट में आप लेते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप लेंगे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कहाँ पे होगी, ऊपर होगी। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे। मैं अगर इसी को अगर लेके आगे बढ़ूँ तो v1/v2, ध्यान से देखें v1/v2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो जिसका ऊपर है स्पीड, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ऊपर है उसके रिस्पेक्ट में, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड नीचे है वो उसका, दैट इज हम इसको कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नीचे वाला स्पीड के रिस्पेक्ट में जब रेशियो दिया हुआ हो विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर वाला। तो स्पीड ऑफ समझ रहे हैं आप, मैं वहाँ पे क्या बोला c/v1, तो यहाँ पे क्या हो गया, c मतलब किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर है तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ऊपर कौन है v1, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू 1, किसका, नीचे वाला का, विथ रिस्पेक्ट टू 2, और यही किसके बराबर आ गया, एब्सोल्यूट के हिसाब से μ2/μ1। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। तो ये सब बातें आपको समझ आ ही गई होंगी, ठीक है। तो बात क्या है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये किसके बराबर हो गया, μ2/μ1, या यही किसके बराबर हो गया, v1/v2। और हमारा v क्या है, लैम्डा इंटू एफ, तो एफ तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, v1/v2 हम लिख सकते हैं ना λ1 इंटू फ्रीक्वेंसी बटे λ2 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी खत्म तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा λ1/λ2। तो ये आपको प्रॉपरली याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बटे रिफ्रैक्टिव मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या ये v1/v2 के बराबर है और ये λ1/λ2 के बराबर है। जिस में लाइट की स्पीड नीचे होगी उसका होगा, जिसमें लाइट की स्पीड ऊपर होगी उसके रिस्पेक्ट में होगा। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। मिटा दूँ, चलिए अब इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज क्या कहता है, वही फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन के जैसा। इसमें क्या क्या था हमारा, ये वाला था हमारा नॉर्मल, है ना, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये लाइट आई, ये इंसिडेंट रे गई ऐसे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है नॉर्मल। इंसिडेंट रे पहला लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये आपको अपनी किताब से लिखनी है, क्योंकि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको पता है, पियर्सन से पढ़ा रहा हूँ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, मतलब ये दोनों मीडियम को यही ना सेपरेट कर रहा है। एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ये जो बनेगा ना एक प्लेन में बनेगा। क्या होगा, ये तो एक प्लेन है ही, लेकिन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों मिलके क्या बनाएगा, प्लेन बनाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ है, समझ गए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझ रहे हैं ना। और ये जो सरफेस होगा क्या करेगा, सेपरेट करें दोनों मीडिया को। ये जो तीनों चीज़ें होंगी, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ओके, ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। दूसरा लॉ का नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये एंगल हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए क्या होगा, क्या होगा बताइए। ये जो होगा ना, मैं अगर बात करूं, पहले तो आप डेफिनेशन के हिसाब से समझ जाइए, मैं समझा ही देता हूँ, समझा के ही कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होगा, इस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और इसका क्या माने μ2। तो आपको याद रखना है μ1 sin i, मतलब क्या ले रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ले रहे हैं, और नॉर्मल के साथ जो ये रे है, ये एंगल बना रहा है, उसके साथ साइन लगा दे रहे हैं। उसी तरह से दूसरा क्या होगा, इसका क्या μ2, ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, r, ये वाला रे, साइन आर। इससे आगे और भी जा सकते हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो सकता है, मैं दो ही ले रहा हूँ। क्या ले रहे हैं बोलिए, जिस मीडियम में हैं आप, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जो रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसके साथ साइन लगा देंगे। इसके बाद आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये सारा क्या रहेगा, डैश डैश डैश। आगे अगर और भी बढ़े, और भी मीडियम आए तो कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन इसी को अगर इन दोनों को लेके आगे बढ़ें तो ये होगा साइन आई बटे साइन आर
बराबर म्यू टू बाई म्यू वन, और म्यू टू क्या हो जाएगा सी बाई वी टू बटे सी बाई वी वन, सी सी खत्म, वी वन बाई वी टू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नीचे वाला विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर वाला, यही तो हमारा है साइन आई बाई साइन आर। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। और ये दो मीडिया अगर गिवन है तो ये क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है ये कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसे आपको समझना है, इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, गिवन कलर ऑफ लाइट मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं पहले ही कह दिया हूँ। ठीक है ना, मिटा दो। अब देखिए उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अलग से दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि समझाने की ज़रूरत होगी आपको। मैं अगर रेफरेंस में 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 करूँ तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा v1 बाई v2, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसी को लिखूँ 1 का 2 के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा v2 बाई v1, तो ये हो जाएगा म्यू टू 1 इंटू 2 म्यू 1, ये v1 बाई v2 है, v2 बाई v1 मिलके क्या हो गया 1, एक दूसरे का क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया। या इसको लिखेंगे तो 1 बाई इतना हो जाएगा, मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है तो डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो अगर उसी पाथ को लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसको रीट्रेस कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये समझ गए आप? चलिए, नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ। रिफ्रैक्टिविटी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिविटी मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या हो जाएगा v1 बाई v2 इंटू v2 बाई v1। ठीक है, तो 1 आ गया ना, मतलब ये अगर 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट मीडियम 2। ये हमारा क्या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब इसको अगर आप ऐसे देखें, लाइट ऐसे आई तो ऐसे चली गई, आई एम सॉरी ऐसे चली गई, अगर वापस ऐसे आएगा इधर से तो ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना, चलिए बात समझ आ जाएगी, क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा 8.5, एग्जाम्पल 8.5 देखिए, एग्जाम्पल 8.5 क्या कह रहा है 8.5? ये कह रहा है हमारा द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छी बात है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर इज 4/3, वाटर का क्या है 4/3, यहाँ एयर का मतलब है वही वैक्यूम, सोच की बात करी गई है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, क्या होगा फार्मूला, c/v/w इज इक्वल टू कितना है हमारा 4/3, तो v/w क्या हो जाएगा 3/4 इंटू सी, तो 3/4 सी का वैल्यू 3 × 10 to the power 8, दैट इज 9/4 10 to the power 8, 4 दूना 8 कितना, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 5 20, 4 दूना 8 कितना 2.25 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, तो कुछ कम हो गया 75,000 किलोमीटर पर सेकंड। समझ गए ना, बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए 8.5 हो गया हमारा। 8.6 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ द लाइट इज़ 45 डिग्री। ठीक है भाई, 8.6 देख लेते हैं। ये हमारा जो एंगल है, ये इंसिडेंट रे एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, कोई बात नहीं, बनाने दीजिए। उसके बाद इट इज़ एयर टू ग्लास, तो एयर से शुरू कर रहा है, ग्लास में जा रहा है, बहुत अच्छी बात, जाने दीजिए। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मांगा है, रेयर से डेंसर में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ आएगा, वो भी हम समझते हैं। म्यू ग्लास कितना दिया हुआ 1.5, आर मांगा है, तो हमें पता है कि म्यू जी कितना हो जाएगा, म्यू जी हमारा हो जाएगा वही c/, इसकी ज़रूरत है साइन आई बाई साइन आर कर लेते हैं। अरे विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही तो छुपा हुआ है ना यहाँ पे, तो साइन आई कितना है 45 डिग्री बटे साइन आर तो निकालना है, इज इक्वल टू 1.5 3/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 इंटू ये 2 इधर लेके आ जाइए, 3 उधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा साइन आर। सिंपल कर रहे हैं, ये 2 इधर आया, 3 नीचे आ गया, साइन 45 1/√2, ये साइन आर को उधर लेके चले गए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन आर इज इक्वल टू 2/3, है ना, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, √2 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया √2/3। अभी √2/3, √2 कितना होता है 1.414/3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौक 12, उसके बाद 2 1 लगभग है ना, 3 चौक 12, 2 1
3 7 21 0.47 अप्रॉक्स। तो क्या हो गया, साइन आर बराबर 0.47, और ये कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, 0.5 होता तो हाफ होता, मतलब 30 डिग्री होता, उससे थोड़ा कम होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.47। नहीं समझे तो आप ऐसे लिख के छोड़ दें, यही वाला, ठीक है ना, साइन इनवर्स। और ये अप्रॉक्सीमेटली 28 डिग्री है। मैं इतना समझ पा रहा हूँ, अगर ये 0.5 ले लेते तो 0.5 लेंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री। अरे 0.5 होता तो साइन आर अगर हाफ आता, हाफ मतलब कितना, 30 डिग्री होता, लेकिन थोड़ा सा कम है, जो कि मैंने 28 डिग्री लिखा जैसा बुक में लिखा हुआ है। अगर नहीं होगा तो आपको साइन इनवर्स 0.47 लिख के छोड़ देना, वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। डन, चलिए 8.6 हो गया। नहीं समझ आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। 8.7 क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.5। डायमंड का कितना, मतलब वही किसमें, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.5। बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, डायमंड का ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अभी तो हम जाने ना ये क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम वहाँ देखें हैं, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं सी बाई, इससे मैं खुद ही समझ नहीं पाता हूँ, नहीं तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जिसका उसका नीचे है ना, जिसके रिस्पेक्ट में उसका ऊपर, यही ना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी बाई, ये अगर मैं इसको लिखूँ सी बाई वी डी बटे सी बाई वी जी, वही ना होगा। ये वी जी ऊपर चला जाएगा, देखिए ना, सी सी खत्म, वी जी ऊपर चला, वी डी नीचे आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सी बाई वी डी क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास, हो गया, ऐसे भी हमको याद आ गया। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, कितना आ गया 5/2, और ये कितना 3/2। ठीक है, तो डायमंड का कितना 5/2 और ग्लास का 3/2, खत्म। तो कितना आया 5/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आया 5/3, दैट इज़ 5/3 कितना होगा, 3 6 के 3 के 3, 3 6 के 18, 3 6 के 18 चलते रहेगा, 1.67 लिख सकते हैं अप्रॉक्स, या 1.667 जो यहाँ पे लिखा है। तो बहुत ईजी है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ आई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्लैब की, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।